Hello everyone and welcome to the Psychology Group. लास्ट वीडियो में पर्सनालिटी टाइप एंड ट्रेट अप्रोचेस को कवर कर लिया था, तो अब हम अपनी आज की वीडियो में साइको एनालिटिक थ्योरी या जिसे हम साइको डायनेमिक अप्रोच भी कहते हैं उसे कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अपनी हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है पर्सनालिटी की तो गो एंड वॉच इट आउट। और लेट्स गेट स्टार्टेड द साइकोडायनेमिक अप्रोच। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में भी पता चल जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में जब हम बात करते हैं तो साइकोडायनेमिक अप्रोच एक बहुत ही हाईली पॉपुलर अप्रोच आप कह सकते हैं, जो कि दी है द ग्रेट सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड ग्रेट इसलिए भी हैं क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है साइकोलॉजी फील्ड के अंदर। वो एक फिजिशियन थे जो कि अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हिप्नोसिस प्रैक्टिस किया करते थे। उनका मानना ये था कि किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है मोस्टली वो उसका अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। किसी भी इंडिविजुअल को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई मेंटल इलनेस अगर हो जाती है तो वो उसके अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड इश्यूज़ की वजह से भी हो सकती है, या फिर जो उसके माइंड में इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। कॉन्फ्लिक्ट माइंड में दो थॉट्स का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है और वो अनरिजॉल्व रह जाता है और वो अनकॉन्शियस माइंड में पुश हो जाता है जब एक इंडिविजुअल मेंटल इश्यूज़ को सफ़र करना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो था, जैसे कि हमने बात की, जो हमारा बिहेवियर कॉज करता है, हम कोई भी बिहेवियर करते हैं वो लीड करता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। फिर फ्रॉइड ने बात की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जिसे हम साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव में इड, ईगो एंड सुपर ईगो बोलते हैं। प्लीज़ ईगो को मेरी ईगो हर्ट हो गई वाली ईगो मत कंसिडर कीजिएगा, ये एक फ्रॉइड का दिया हुआ बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द इड, ईगो एंड सुपर ईगो कॉन्सेप्ट। जब भी हम इड के बारे में बात करते हैं ना, तो इड हमारी जो काम करती है प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। कैसे? इड को है ना आप लोग उस छोटे बच्चे की तरह कंसिडर कर सकते हो जो हमेशा अपनी डिज़ायर्स एंड वांट्स को आगे रखता है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा बच्चा कहता है कि आई वांट टू हैव आइसक्रीम एंड आई विल ईट आइसक्रीम। तो ये एक छोटे बच्चे की प्लेजर है। और हम भी कहीं ना कहीं, जो एक छोटा बच्चा होता है वो उसकी इड काम कर रही होती है। इड के अंदर हम कंसिडर करते हैं इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन, हमारी नीड्स, सेक्सुअल डिज़ायर्स एंड अग्रेसिव इम्पल्सेस। इड बस ये चाहती है कि उसे जल्दी से जल्दी प्लेजर मिल जाए। इड कभी भी केयर नहीं करती मॉरल वैल्यूज़, सोशल चीज़ों की और या कोई अदर इंडिविजुअल्स की। इड बस ये चाहती है कि उसकी नीड्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। अब आ जाते हैं ईगो के ऊपर। जो ईगो होती है ना वो इड से ही ग्रो होती है, बट एक रियलिटी चेक दे देती है वो, क्योंकि जो ईगो होती है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है कि क्या अगर मैं काम करूँगा वो रियलिटी में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कहीं मैं करने जाऊँ और आई विल गेट पनिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि छोटा बच्चा है जिसको आइसक्रीम खानी है। तो वो बच्चे की इड ने कहा था मुझे आइसक्रीम खानी है और मैं जाके आइसक्रीम खाऊंगा। तो जो ईगो है वो एक इंडिविजुअल को बताएगी ओके अब मैं जा रहा हूँ वो आइसक्रीम खाने, लेकिन अब देखना है कि क्या मैं उस आइसक्रीम को रियलिटी में खा पाऊँगा या नहीं खाऊँगा। कहीं मैं खाने जाऊँ विदाउट किसी की परमिशन से और मुझे डांट पड़ जाए या मुझे पनिशमेंट मिल जाए। तो ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। इसके बाद आ जाती है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होती है वो आप कह सकते हैं कि मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है। सुपर ईगो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप सुपर ईगो को है ना बिल्कुल इस तरह का एक अथॉरिटेटिव फिगर की तरह कंसिडर कर सकते हो, जो छोटे बच्चे को ये बताएगी कि भाई मैं अगर चॉकलेट विदाउट परमिशन खाऊंगा तो ये मॉरली सही नहीं है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। अगर इड, ईगो, सुपर ईगो को हम एक और तरीके से समझने की ट्राई करें ना, तो देखो बिल्कुल ऐसे होता है, हमारी रियल लाइफ में भी एग्जाम्पल होता है कि हम कुछ काम करने जा रहे होते हैं और एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है हमारे माइंड में कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। तब ऐसे फिल्म्स में दिखाते हैं ना, एक डेविल आता है और एक एंजल आती है। डेविल हमेशा कह रहा होता है ये काम मत कर, ये तो तू कर दे, ये तो सही है, ये तो करना ही है। तो वो होती है हमारी इड, जो डेविल होता है, जो हमारी इंस्टिंक्ट्स होती है, जो हमें कहती हैं कि बस जो दिल में आ रहा है कर दे कर दे, कुछ भी नहीं होता।
लेकिन एक साइड से हमारी एंजल आती है और वो कहती है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये तुझे नहीं करनी चाहिए। वो ही होती है हमारी सुपर ईगो। और जो हम बीच में खड़े होते हैं, रियलिटी, जिसे सच का पता होता है, वो होती है हमारी ईगो। करने जा रहे हैं फ्रॉइड के लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, या आप लोग कह सकते हैं फ्रॉइड्स व्यू ऑफ माइंड। फ्रॉइड ने अपने तरीके से माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारा माइंड जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 द कॉन्शियस वन, द प्री कॉन्शियस वन, या जिसे आप सब कॉन्शियस भी कह सकते हैं, एंड द थर्ड मोस्ट सस्पिशियस वन विच इज़ द अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड आप कंसिडर कर सकते हैं आपके माइंड का वो पार्ट जिससे आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, जिन थॉट्स, जिन एक्सपीरियंसेस, जिन फीलिंग्स के बारे में आपको पता है, आप उनसे अवेयर हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, वो सब थॉट्स आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर आती हैं। आफ्टर कॉन्शियस माइंड देर इज़ प्री कॉन्शियस माइंड, या जिसे आप सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। प्री कॉन्शियस माइंड में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे थॉट्स होते हैं, ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो कि एकदम से आप उनके बारे में अवेयर नहीं होते। आप फ्यू सेकंड्स लेते हैं एंड देन यू रिमेंबर, यू पुट सम एफर्ट, और आप उस चीज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को कॉन्शियसनेस के अंदर लेके आते हैं विद लिटिल एफर्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल डिनर में क्या खाया था, तो आपको एकदम से वो चीज़ याद नहीं आएगी। यू विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स, आप एफर्ट लगाएंगे और आप सोचेंगे कि आपने कल रात को डिनर में क्या खाया था, और सडनली आपको याद आएगा कि आपने तो पनीर की सब्ज़ी खाई थी। तो यही है प्री कॉन्शियस माइंड का, कि आपको थोड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं और फिर आप उस इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसनेस के अंदर लेके आते हैं। अब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर आते हैं। अनकॉन्शियस माइंड को फ्रॉइड ने कहा है कि एक ह्यूमन, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, कि एक ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो मोस्टली उसके अनकॉन्शियस माइंड के डिज़ायर्स, विशेस से ही रेगुलेट होता है, आप कह सकते हैं कंट्रोल होता है। इसे फ्रॉइड ने कहा ये एक वेयर हाउस ऑफ एंजाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट्स एंड डिज़ायर्स होते हैं। इसके अंदर हमारी वो विशेज़ एंड आइडियाज़ होते हैं जो कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड रह जाते हैं, और उन अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की वजह से ही हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, और वो लीड कर जाता है एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर। फ्रॉइड का मानना ये था कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स और एनिमल ड्राइव्स भी होती हैं। तो जो अनकॉन्शियस माइंड को या लेवल्स ऑफ माइंड को सब बेटर समझने की कोशिश करें, तो हम इस डायग्राम की तरफ देखेंगे। तो इस डायग्राम में एक आइसबर्ग शो किया गया है। तो जो इस आइसबर्ग का ऊपर टिप, ये जो विजिबल पार्ट है, जिसके बारे में जो हम अवेयर है, जो हमें दिख रहा है, वो है हमारा द कॉन्शियस माइंड। इसके अंदर वो थॉट्स एंड परसेप्शन है जिनसे कि हम अवेयर हैं। सम द कॉन्शियस, द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ दैट वी नो अबाउट, जिनके बारे में हमें पता है। फिर ये आती हैं जो जस्ट वाटर के नीचे हैं, जिन्हें फ्रॉइड ने बोला है इट इज़ द प्री कॉन्शियस माइंड। इसमें वो मेमोरीज या वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है जिसके लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि पानी के थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, और फिर उस आइसबर्ग को हम देख पाएंगे, उससे अवेयर हो पाएंगे। सबसे डीप डाउन सी के अंदर होता है, देखिए जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है, इसको फ्रॉइड ने कहा है दी अनकॉन्शियस माइंड। और इसके अंदर हमारे फियर्स, अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स, वायलेंट मोटिव्स, इरेशनल विशेस, इमोटल अर्जेस, सेल्फिश नीड्स, ट्रोमैटिक इवेंट्स, वो सब हैं, और जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, हम अनअवेयर्ड हैं। तो ये थी फ्रॉइड की द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड आ जाती हैं स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फ्रॉइड का ये मानना था कि जैसे हम नॉर्मली भी हमारी बॉडी डेवलप करती है, वैसे ही हम एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हम सेक्सुअली भी डेवलप होते भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज आई थी वो थी ओरल स्टेज, जो कि स्टे करती है 0 to 1 ईयर ओल्ड। एक जो इन्फेंट होता है, न्यूबॉर्न होता है, अब उसकी ओरल स्टेज होती है। उसको आप इस स्टेज में जो एक प्लेजर सीकिंग सेंटर होता है एक चाइल्ड का, या एक न्यूबॉर्न इन्फेंट का, वो उसका माउथ होता है जहाँ से वो प्लेजर सीक करता है। इसके अंदर जो इन्फेंट्स होते हैं वो ओरल ग्रेटिफिकेशन किस तरह करते हैं, फीडिंग के थ्रू, थम सकिंग के थ्रू, बाइटिंग के थ्रू, या फिर आप कह सकते हैं
बैबलिंग के थ्रू। अगर इस स्टेज में कोई चाइल्ड या फिक्सेट रह जाए तो जनरली लोगों को ज़्यादा टॉकेटिव, स्मोकिंग, एल्कोहलिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाती हैं। उसके बाद आती है स्टेज नंबर 2, दैट इज़ एनल स्टेज, जो कि स्टे करती है 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स ओल्ड बच्चों को। इसके अंदर एक जो टोडलर आप कह सकते हैं, वो इतना ग्रो कर जाता है कि सोसाइटी अब उससे उसके बेसिक जो एक टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, यूरिनेशन डेफिकेशन की जो है वो डिमांड करती है, और ताकि एक जो चाइल्ड है उसका वो जो अपने बाउल पे कंट्रोल है वो हो जाए। और क्योंकि इस स्टेज के अंदर जो उस एक चाइल्ड का प्लेजर सीकिंग सेंट एक पॉइंट होता है, वो उसका बाउल ही होता है, या आप कह सकते हो उसके एनल एनल पे ही उसका जो प्लेजर सीकिंग पॉइंट है वो हो जाता है। उसके बाद आती है दी फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज होती है 3 to 6 ईयर ओल्ड में। इस स्टेज में जो एक प्लेजर सीकिंग पॉइंट होता है एक इंडिविजुअल के लिए, वो हो जाते हैं उसके जेनिटल्स। एक चाइल्ड को, एक बच्चे को समझ में आने लग जाता है एक द डिफरेंस बिटवीन द मेल्स एंड द फीमेल्स। वो काफ़ी हद तक सेक्सुअलिटी को समझने लग जाते हैं। इस स्टेज के अंदर एक बहुत ही अलग तरीके का कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बॉयज़ फील करते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर वो अपने फादर की तरफ हॉस्टाइल फील या एंगर, एक फियर फील करना स्टार्ट कर देते हैं, और अपनी मदर के लिए वो लव्ड, एक अट्रैक्शन फील करना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे कि बॉयज़ को ड्यू टू द फियर टुवर्ड्स द फादर दे स्टार्ट टू फील द कैस्ट्रेशन एनजाइटी। एक स्टोरी भी है बिहाइंड इट कि ओडिपस एक किंग हुआ करते थे जिन्होंने अननोइंगली अपने फादर को मार के अपनी मदर से शादी कर ली थी। इस स्टेज की सबसे बड़ी जो रिजोल्यूशन आप कह सकते हो वो यही है कि जो बॉयज़ हैं वो धीरे धीरे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और अपने फादर फिगर से रिलेट करना स्टार्ट कर दे, और अपने मदर और फादर के रिलेशनशिप को समझ पाएँ कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप देयर मदर एंड फादर हैविंग। जैसे कि सेम बॉयज़ के साथ होता है, गर्ल्स के साथ होता है एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नाम का फिनोमेना, जिसके अंदर जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर के लिए अट्रैक्टेड या लव फील करना स्टार्ट कर देती हैं, और अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा एक गुस्सा या एक इनसिक्योरिटी टाइप की जो फीलिंग है वो स्टार्ट कर देती हैं फील करना। इस स्टेज का भी रिजोल्यूशन यही है सेम फॉर गर्ल्स, कि वो अपनी मदर से रिलेट करना स्टार्ट कर दें और अपने मदर एंड फादर के रिलेशनशिप को समझें। देन कम्स द लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज जो होती है वो 6 ईयर से प्यूबर्टी तक होती है। इसमें एक जो इंडिविजुअल होता है वो सेक्सुअली, एक चाइल्ड जो होता है वो फिजिकली ज़्यादा ग्रो करता है, और उसकी जो सेक्सुअल। तो ये थी हमारी कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। अब आ जाएंगे कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स के ऊपर कि व्हाट आर दीज डिफेंस मैकेनिज़म्स। डिफेंस मैकेनिज़म्स एक काइंड ऑफ इस तरीके, एक हम ह्यूमन इंडिविजुअल्स हैं, हम कोई भी सिचुएशन हो जाती है हम एंशियस हो जाते हैं, तो कई बार क्या होते हैं हम कुछ डिफेंसिव चीज़ें, या आप ऐसे कह सकते हैं डिफेंसिव रीजंस होते हैं, हम वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम लोग एनजाइटी से बच सकें। तो ऐसे कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म फ्रॉइड ने बताए हैं, जैसे कि नंबर 1 है रिप्रेशन, कि हम क्या करते हैं अनकॉन्शियसली जो भी हम जिस भी चीज़ से हम परेशान हो रहे होते हैं उसको हम पुश कर देते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। नेक्स्ट कम्स द डिनाइल। कभी कभी इतने स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो जाते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ में कि वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता और बिल्कुल डिनाइल फॉर्म में आ जाता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। देन कम्स द प्रोजेक्शन। व्हाट हैपन्स इन प्रोजेक्शन, जो एक इंडिविजुअल होता है वो एक इंडिविजुअल अपनी उन एट्रीब्यूट्स को, अपनी उन थॉट्स को, अपनी उन फीलिंग्स को शो बड़े ही ना नेगेटिव फॉर्म में कर देते हैं, और वो उन पे और उन्हें वो दूसरों पे प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि एज ए वो खुद ऐसा फील नहीं कर रहे, वो दूसरों से कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कंसिडर करते हैं एक मारिया नाम की लड़की है और वो अपने हस्बैंड से अट्रैक्टेड है, तो वो ये नहीं शो करेगी कि भाई मैं अपने सिस्टर के हस्बैंड से अट्रैक्टेड हूँ। इंस्टेड वो ये प्रोजेक्ट कर देगी या इस तरीके से प्रोजेक्ट हो जाएगी उसकी चीज़ें कि उसका जो हस्बैंड है वो मारिया की तरफ इंटरेस्टेड है या अट्रैक्टेड है। देन कम्स द डिस्प्लेसमेंट, सेटिस्फाइंग एन इम्पल्स विद अ सब्सटीट्यूट ऑब्जेक्ट। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अपना गुस्सा दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज बॉस के साथ लड़ाई हो गई, बॉस ने कुछ कह दिया, लड़ाई क्या, इट्स एन आर्ग्यूमेंट, नॉर्मल हो गई, तो आप बॉस को तो कुछ कह नहीं सकते, तो अब आप क्या करते हो, आप घर जाते हो और आप यू जस्ट
स्टार्ट टू हैव अ फाइट विद योर वाइफ और वट एवर योर हस्बैंड, तो क्या होगा कि वहाँ का गुस्सा आपने कहीं और डिस्प्लेस कर दिया। देन कम्स द रिग्रेशन। रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग बहुत चाइल्डिश बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं या अपनी एज से एक यंगर वर्जन पे अपने चले जाते हैं जस्ट टू रिलीव फ्रॉम दैट एनजाइटी, कि हम उस एनजाइटी से बच सके। देन कम्स द सब्लिमेशन। इन सब्लिमेशन जो एक हम लोग एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में अपनी फीलिंग्स को बाहर शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेंटर है, एक पेंटर अपने एग्रेशन को या अपनी सैडनेस को अपनी पेंटिंग में अगर शो कर देता है बना के, तो उसे आप कह सकते हैं कि वो एक काइंड ऑफ सब्लिमेशन होता है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको साइको एनालिसिस जो है वो बहुत क्लियर हो गया होगा। फ्रॉइड की इन यूनिक थ्योरीज़ की वजह से उनको इतना फेमस, वो इतने माने गए और उनका कंट्रीब्यूशन इतना ग्रेट माना गया। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्स, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उन्हें भी मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।